नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज हम कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान में जो आपका चैप्टर है, पांचवा चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा, तो ब्लूप्रिंट के अनुसार देखने वाले हैं कि कौन सा कितने प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के आएंगे। तो इस चैप्टर में से आपका एक रिक्त स्थान आएगा जो एक नंबर का आएगा, एक रिक्त स्थान आएगा आपका, और एक आएगा निबंधात्मक प्रश्न आएगा, बड़ा प्रश्न आएगा जो 4 नंबर का आएगा। तो ये 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, ताकि आपको वीडियो को ढूंढना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये छोटे प्रश्न है जो आपको रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है। बस सूर्य सुरक्षा का बुनियादी हत रिक्त स्थान है, तो जो रिक्त स्थान में आपको क्या भरना पड़ेगा, खतरे से आजादी। तो इस प्रकार से मैंने छोटे छोटे प्रश्न लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। अब दूसरा प्रश्न, आपकी सुरक्षा की कितनी धारणाएं हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसको चैप्टर को शुरू से और अंत तक देखना, और अंत तक देखने के बाद आपको पता चलेगा इस वीडियो में क्या है और इस पार्ट में क्या है। तो आपके जो सुरक्षा की कितनी धारणा है, तो दो धारणा है, पारंपरिक और अपारंपरिक, यानी परंपरागत पुरानी और नई। दो धारणाएं, पारंपरिक और अपारंपरिक। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए आगे देखते हो। अब आपका तीसरा प्रश्न की पारंपरिक धारणा के अनुसार सुरक्षा के कितने प्रकार होते हैं। अब देखो, सुरक्षा की कितनी धारणा है, दो। अब दो धारणाएं। अब तो पहली धारणा है, तो ये कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। पारंपरिक धारणा कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। तो इसमें आती है भारी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। भारी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। अब देखो, अब भारी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को हम बड़े वाले प्रश्नों में पढ़ेंगे। अब सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अनुसार दो पक्ष कौन कौन से हैं। सुरक्षा की अपारंपरिक, यानी कि जो पारंपरिक धारणा है वो दो प्रकार के होते हैं, भारी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। और उसी प्रकार के अपारंपरिक धारणा की क्या है, दो पक्ष होते हैं, मतलब दो प्रकार होते हैं। एक तो हो गई मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। अब देखो, आपको एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये बड़े प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न जो जो बड़े प्रश्न होते हैं, जो निबंध के रूप में लिखना होता है एक एक टॉपिक करके। तो सुरक्षा की पारंपरिक तथा अपारंपरिक धारणाओं को स्पष्ट करें। अब आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है, तो इसका उत्तर कैसे करना है, लाइन बाय लाइन। अब देखो, तो हमने सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणाओं को क्या करना है, स्पष्ट करना है। अब देखो, पारंपरिक धारणा, तो हमारी पहली धारणा क्या है, पारंपरिक धारणा। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में बाहरी सुरक्षा व आंतरिक सुरक्षा को शामिल किया जाता है। मतलब सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के दो प्रकार है, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। अब देखो, अब पहले पढ़ेंगे हम बाहरी सुरक्षा को। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सैन्य खतरे को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो बाहरी सुरक्षा में क्या हो सकता है, यानी बाहरी, जैसे भारत है, भारत का एक उदाहरण ले लो। तो बाहरी सुरक्षा मतलब कि बाहर जो देश है उनसे क्या करना, सुरक्षा करना। ये क्या होती है, बाहरी सुरक्षा। तो इसमें सबसे बाहरी सुरक्षा में सबसे पहले क्या आता है कि सैन्य हमला, यानी जैसे कि भारत है, तो भारत पर यदि कोई सैन्य हमला करता है, तो ये सैन्य हमला कहां से होगा, बाहर से ही तो होगा। सैन्य हमला होगा तो बाहर से ही तो होगा, कोई दूसरा देश, पाकिस्तान कर दे, कोई भी देश कर दे, चीन कर दे, तो क्या होता है, बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत आता है। और बाहरी सुरक्षा में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है सैन्य हमले को, क्योंकि इससे जो सैनिक तो मारे जाते ही हैं, तो इसके अलावा बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। अब देखो, सैन्य खतरा, सैन्य खतरा सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत। तो सैन्य खतरा के बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अनुसार सैन्य खतरे को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यानी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अनुसार क्या है, सैन्य खतरे को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। सैन्य हमला कोई नजदीकी देश कर सकता है, नजदीकी देश कर सकता है और हानि पहुंचा सकता है। सैन्य हमले का यह परिणाम होता है कि इसमें बेकसूर लोग मारे जाते हैं। अब देखो, पारंपरिक धारणा के अनुसार जो भारी सुरक्षा है उसमें किसको शामिल किया जाता है, सबसे ज्यादा किसको शामिल किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है कि सैन्य खतरे को। और सैन्य खतरे में क्या होता है, यदि कोई देश भारत पर आक्रमण करता है, भारत पर आक्रमण कर दे और यदि परमाणु बम डाल दे, परमाणु जैसे भविष्य में डाले तो ना, कामना तो नहीं करता डालने की, लेकिन यदि गलती से डाल दे तो क्या होता है कि उसमें बेकसूर लोग मारे जाते हैं। जैसे भारत का जो कोई कोई सा भी जिला मान लो, जैसे नागौर जिला है, तो इसके ऊपर परमाणु बम डाल दिया जिससे नागौर का है पूरा नष्ट हो जाए, तो नागौर के जो बेकसूर लोग हैं वो क्या होते हैं, मारे जाते हैं। तो सैन्य हमला सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। अब देखो, जो सैन्य खतरा है इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सैन्य हमले से बचने के उपाय हो सकते हैं आत्मसमर्पण करना। अब देखो, सैन्य हमले से बचने के लिए यदि कोई दूसरा देश हमला कर ले, तो इसके लिए एक देश क्या करता है, आत्मसमर्पण, यानी कि सरेंडर कर देता है खुद को, यानी कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है, तुम्हारी जो मांग है उनको हम पूरी करेंगे, हमारी युद्ध लड़ने क्या नहीं है, औकात नहीं है। तो आत्मसमर्पण करना, तो ये करना बहुत गलत है, आत्मसमर्पण करना। दूसरा है कि दूसरे देश को डरा देना ताकि पीछे हट जाए, या फिर दूसरे देश को इतना डरा दो कि वह खुद अपने आप ही क्या हट जाए, पीछे हट जाए। ये दूसरा कारण हो सकता है। बुनियादी तौर पर किसी देश के पास तीन विकल्प हो सकते हैं इस समय, युद्ध के समय। या फिर पराजित करके उसको क्या करा देना, हरा देना,
या तो उसको पराजित कर दो, हरा दो उसको, या फिर उसको सामने खुद को सरेंडर कर दो, भाई तुमको जो करना है तुम कर सकते हो, या फिर उसको इतना डरा दो कि वो खुद ही युद्ध करने के बजाय क्या है, पीछे हट जाए और भाग जाए। अब देखो, अब परंपरागत सुरक्षा नीति के जो तत्व हैं, इनको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व कौन कौन से, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको पहली बात तो ये क्या है कि पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा के अनुसार, अपारंपरिक धारणा की जो वर्णन करना है उसमें ये सब लिखना होगा पहले तो आपको। इसमें क्या क्या होता है, अपरोध, पहला कि अपरोध नीति के तत्व, यानी कि पहले किस प्रकार से, क्या वर्तमान में करते हैं कि परंपरागत सुरक्षा नीति के जो कौन कौन से जो तत्व है वो अपनाए जाते हैं, किस माध्यम से क्या है कि युद्ध को शांत किया जाता है, कोई भी सैन्य हमला हो जाए तो इस प्रकार कैसे शांत किया जाता है। तो देखो, कोई भी देश यदि युद्ध को शांत करने की कोशिश करता है तो ये नीतियां अपनाता है। तो इसका अपरोध, पहला आता है अपरोध। तो इसका संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से, जब दो देशों के मध्य जब दो देशों के मध्य युद्ध हो जाए तो एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम दागने की सोचता है, तो दूसरे देश के पास भी परमाणु हथियार हो तो वह भी दाग सकता है, यह आशंका अवरोध कहलाता है। मतलब कि मान लो ये एक देश है और ये क्या है, दूसरा देश है, ये दो देश है। अब यदि ये देश इसकी इस देश के साथ क्या हो जाती है, कोई अनबन हो जाती है, तो इस देश के मन में आती है कि मैं इसके ऊपर क्या डाल देता हूँ, परमाणु हथियार डाल देता हूँ। फिर ये देश भी सोच सकता है कि भाई मैं भी परमाणु हथियार डाल सकता हूँ। तो ये देश यदि सोचेगा कि भाई मैं इसके ऊपर क्या कर दूंगा, परमाणु हथियार डाल दूंगा, फिर पहली पहली सोच तो इसके मन में ये आएगी। और फिर दूसरी सोच क्या आएगी कि यदि मैंने इसके ऊपर परमाणु बम डाल दिया और इसके पास भी यदि परमाणु बम हुआ और मेरे से भी ज्यादा खतरनाक हुआ, तो क्या ये भी डाल सकता है परमाणु बम और हानि पहुंचा सकता है देश को। तो इस प्रकार इन दोनों को क्या है, शंका बनी रहती है, क्या बनी रहती है, शंका बनी रहती है कि भाई मैं डाल दूंगा तो ये भी डाल सकता है, और इससे क्या है, दोनों को ही हानि पहुंचेगी। तो ये क्या है, युद्ध की आशंका होती है। मतलब कि यह आशंका क्या होती है कि जो ये शक होता है, क्या होता है, जो ये शक होता है इन दोनों के मन में, तो यही क्या कहलाता है, अपरोध कहलाता है। इससे भी युद्ध क्या है, शांत हो जाता है। इससे जो बड़े स्तर पर जो हानि होती है वो नहीं होती है। अब शक्ति संतुलन, अब देखो शक्ति संतुलन क्या होता है। मान लो कि यदि किसी देश की अपनी पड़ोसी देश से अतीत में युद्ध हुआ हो, अतीत का मतलब जो पहले पास्ट में युद्ध हुआ हो, तो उस देश को हमेशा डर बना रहता है, उस देश को क्या बना रहता है, डर बना रहता है। जैसे कि मानो भारत है, अब भारत दक्षिण एशिया में क्या है, सबसे बड़ा देश है, तो इसमें क्या है कि चीन भी इसके पास है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये चारों तरफ से क्या है, घिरा हुआ है। और चारों तरफ से घिरा होने के कारण क्या है, इन सभी देशों के पास क्या है, परमाणु हथियार है, परमाणु बम संपन्न देश है, परमाणु बम संपन्न सभी देश क्या है, परमाणु संपन्न है। अब बीच में कौन पड़ जाता है, भारत पड़ जाता है। अब यदि भारत कमजोर देश है और इसके आसपास के जो सभी देश क्या है, ये मजबूत है, मतलब इनके पास परमाणु संपन्न, मतलब हथियार बिल्कुल, इनकी अर्थव्यवस्था पूरी सब तरह से क्या है, संपन्न है। तो ये जो बीच में जो हल्का देश है, मतलब कि कमजोर देश पड़ जाता है, जैसे है नहीं वर्तमान में भारत, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो ये देश क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, हमला करने की सोचेंगे और इसको हड़पने की सोचेंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है कि शक्ति संतुलन, संतुलन मतलब कि संतुलन का मतलब बराबर होना, मतलब कि ये देश भी क्या करेगा, अपनी जो स्थिति है उसको क्या करेगा, सुधारेगा और इनके बराबर आएगा। तो इस प्रकार से भी क्या है, शक्ति संतुलन करके भी देश क्या कर सकता है, अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। तो यदि किसी देश की अपनी पड़ोसी देश से अतीत में युद्ध हुआ हो, मतलब पास्ट में, तो उस देश को हमेशा डर बना रहता है कि कहीं आक्रमण नहीं कर दी, यानी जो पास का देश वो आक्रमण नहीं कर दी। इसलिए देश को अपनी सुरक्षा के लिए पहले से उसके बराबर या बढ़कर होना पड़ता है, ताकि उसका मुकाबला आसानी से कर सके। यानी किसी भी देश को उसके आसपास के जो देश है, पड़ोसी देश, जिनसे आसपास के जो मुल्क है, तो उनसे यदि उनको खतरा बना रहता है तो क्या करता है कि अपने खुद को उनके बराबर बनाते हैं, ताकि यदि युद्ध में भविष्य में यदि युद्ध हो भी जाए तो उनके बराबर सामना कर सके। अब उसी प्रकार आपका अगला है रक्षा। तो इसका संबंध युद्ध को सीमित करना या उसको समाप्त करना होता है। या तो युद्ध को सीमित रखो या फिर उसको क्या कर दो, समाप्त कर दो, यही क्या होता है, रक्षा। अब इस स्थिति में क्या होता है, गठबंधन भी करता है देश। यदि सैन्य हमले में क्या होता है कि यदि किसी देश के पास क्या आक्रमण हो जाए और लगातार आक्रमण हो रहा है, और लगातार आक्रमण होने के बाद, यदि मान लो ये देश है, अब इसके ऊपर लगातार आक्रमण हो रहे हैं आसपास के देशों से, एक देश कर रहा है, ये आक्रमण कर दिया देशों, समझ लो। अब ये देश के पास क्या है, तो ये देश क्या करेगा, कमजोर है, तो ये आपसी जो देश है, इसके पास जो पड़ोसी देश है, उनसे क्या मांगेगा, सहायता मांगेगा, और खुद को उसके अंदर क्या करेगा, समाएगा, मतलब उनके साथ दोस्ती करेगा, फ्रेंडशिप करेगा ना। तो और फिर ये इनके साथ फ्रेंडशिप करके फिर इनको बोलेगा, इस देश को चेतावनी देगा कि यदि तूने मेरे ऊपर वापस आक्रमण किया तो मेरे साथ जो देश है उनके ऊपर भी ये आक्रमण आना माना जाएगा, और हम ये जो चारों देश है ये मिलकर क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। तो इस प्रकार से भी क्या है, आक्रमण रुक सकता है।
तो चेतावनी दे सकता है कि यदि मेरे ऊपर हमला हुआ तो मेरे साथ शामिल सभी देश हमला माना जाएगा। यह भी युद्ध को रोकने का सही तरीका था, जो तरीका है या फिर था। हमने देखा कि जो पारंपरिक धारणा होती है, पारंपरिक धारणा दो प्रकार की होती है, बाहरी सुरक्षा और क्या है, आंतरिक सुरक्षा। तो बाहरी सुरक्षा में हमने पढ़ लिया कि इसमें सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है, सैन्य खतरा माना जाता है। और सैन्य खतरे में युद्ध से बचने के उपाय देख लिए हमने। तो तीन विकल्प हो सकते हैं, आत्मसमर्पण करना, या तो खुद को सरेंडर कर देना। और जो परंपरागत सुरक्षा नीति के जो तत्व है, इनको भी देख लिया। अवरोध क्या होता है, अवरोध देख लिया, शक्ति संतुलन देख लिया, गठबंधन देख लिया, और क्या देख लिया, रक्षा देख लिया। अब देखो अवरोध में हमने क्या देखा, अवरोध में हमने ये देखा कि किस प्रकार से युद्ध की आशंका बनी रहती है। यानी दो देश क्या है कि एक दूसरे को युद्ध की आशंका बनी रहती है, कहीं ये देश मेरे ऊपर हमला नहीं करते, ये देश हमारे ऊपर परमाणु बम न दाग दे। तो इस प्रकार से अवरोध भी क्या है कि पहले सुरक्षा नीति का तत्व माना जाता है। अब देखो शक्ति संतुलन, यदि कोई देश कमजोर है, उसके आसपास के देश क्या है, मजबूत है, तो उस कमजोर देश को भी उनके बराबर होना पड़ता है। इस प्रकार शक्ति संतुलन करके भी देश क्या है, एक दूसरे के देश के साथ मुकाबला कर सकता है और भविष्य में आने वाली जो आपदा है उससे बच सकता है। और गठबंधन क्या होता है, यदि कोई किसी देश के पास हमला हो जाता है, वो देश क्या करेगा कि आसपास के जो देश है उनके साथ क्या बनेगा, उसके साथ फ्रेंडशिप करेगा। और जो वो देश है जिसने हमलावर है, तो उसको चेतावनी दे सकता है कि तू किस प्रकार से मेरे ऊपर हमला कर रहा है, मेरे साथ जो देश है उनके ऊपर भी हमला बना जाएगा, और यदि दोबारा हमला किया तो मेरे साथ जो देश है वो भी हमला करेंगे, और जिससे तुम्हें बचना है तो बच सकते हो तुम। अब तीसरा है रक्षा। रक्षा में क्या आता है कि या तो युद्ध को सीमित रखो, या फिर उसको क्या करो, समाप्त कर दो। तो ये क्या होता है कि ये चार होते हैं, ठीक है। हाँ, तो परंपरागत सुरक्षा नीति, बाहरी सुरक्षा तो हमने पढ़ लिया पूरी तरह। अब पढ़ेंगे आंतरिक सुरक्षा। अब आंतरिक सुरक्षा क्या होती है, यदि कोई देश है, कोई भी देश है, अब देश के दो राज्य है, जैसे भारत है, भारत के जो केरल और कर्नाटक राज्य है, यदि किसी मामले में इनके क्या है, झगड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो ये क्या माना जाता है, गृह युद्ध। क्या माना जाता है, गृह युद्ध। आपसे प्रश्न पूछा जाता है गृह युद्ध क्या है, तो जो देश के अंदर होने वाले जो युद्ध होते हैं, यानी जो किसी भी मामले हो सकता है, राजनीतिक मामला हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक, कोई भी किसी भी प्रकार का धर्म आदि से रिलेटेड कोई भी मामला हो सकता है, तो ये क्या होता है, गृह युद्ध माना जाता है। और इसको शांत करने के लिए भी क्या है कि सभी देशों के लिए आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि देश के अंदर शांति ना हो तो बाहरी हमलों का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। अब देखो, जैसे कि कोई देश है, अब ये देश के अंदर युद्ध चल रहे हैं, तो ये जो देश है, तो ये तो क्या है, युद्ध में व्यस्त रहेगा, और बाहरी देश है जो इसका फायदा उठाकर क्या कर देंगे, हमला कर देंगे, और जो ये देश है वो क्या कर देगा, हार जाएगा। तो इसी प्रकार से मुश्किल हो जाएगा, देश के अंदर शांति नहीं होगी तो बाहरी देश इसका फायदा उठाकर क्या कर देंगे, हमला कर देंगे। तो ये क्या होता है, आंतरिक सुरक्षा। इसमें गृह युद्ध आदि शामिल होते हैं। तो आंतरिक मामले, देश के अंदर जो आंतरिक मामले होते हैं, ये इसके अंदर शामिल होते हैं। अब देखेंगे हम अपारंपरिक धारणा। अब देखो, इस प्रश्न को यदि आपको विस्तार से लिखना पड़ता है, निबंध के रूप में प्रश्न को लिखना पड़ेगा, और इस प्रश्न को याद भी करना पड़ेगा। अब देखो, यस, वैसे ये प्रश्न 2025 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा में अंतर स्पष्ट करे। लेकिन कोई नहीं, इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। देखो, पहला प्रश्न तो एक ये बन रहा है आपका कि परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व कौन कौन से हैं, उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको ये जो अवरोध है, शक्ति संतुलन, गठबंधन और रक्षा, इनका विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा। तो विस्तार से आप वर्णन कर सकते हो, शक्ति संतुलन हो गया, रक्षा हो गया, गठबंधन, इनका विस्तार से वर्णन कर सकते हो। और जो आंतरिक सुरक्षा है उसका भी आप वर्णन कर सकते हो। अब आंतरिक सुरक्षा मैंने बता दी अभी आपको। तो आंतरिक सुरक्षा, तो इनके बाद क्या लिखनी है आपको, आंतरिक सुरक्षा लिखनी थी पहले। यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा जो मैंने अभी यहाँ पे बता दिया, आंतरिक सुरक्षा, यानी इन रक्षा के बाद, गठबंधन के बाद क्या है, आंतरिक सुरक्षा यहाँ आती, जो मैंने आपको बता दी। अब देखो, आंतरिक सुरक्षा के बाद पढ़ेंगे अब अपारंपरिक धारणा। अपारंपरिक धारणा, अब अपारंपरिक धारणा में क्या आता है, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा को शामिल किया जाता है। अब देखो, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा को विस्तार से समझेंगे तो क्या होता है। हाँ, तो मानवता की सुरक्षा का जो छोटा अर्थ है, संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब होता है छोटा, तो इसका छोटा अर्थ होता है, यानी तो बहुत सारे जो समर्थक है उन्होंने बताया कि जो मानवता की सुरक्षा है वो क्या होती है। तो कुछ लोगों ने बताया कि लोगों को खून खराबे से बचाना ही क्या है, मानवता की सुरक्षा है। और इसका बड़ा अर्थ माने तो बहुत सारे समर्थकों ने इसका अर्थ बताया कि अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं भी मानवता की सुरक्षा में क्या है, शामिल है। तो जो मानवता की सुरक्षा है, इन मानवता की सुरक्षा के समर्थ में अलग अलग विद्वानों ने क्या है, अपना समर्थन दिया है। अब देखो, मानवता की सुरक्षा इतना ही, आपको सिर्फ इतना याद करना है मानवता की सुरक्षा में। अब देखो, विश्व सुरक्षा। अब मानवता की सुरक्षा हो गई और विश्व सुरक्षा। अब विश्व सुरक्षा में क्या है, इसमें विश्वव्यापी खतरे शामिल होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जो वैश्विक ताप वृद्धि, यानी विश्व की जो पृथ्वी का जो तापमान वो लगातार बढ़ रहा है, तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यही होता है, विश्व तापमान। अब जब विश्व तापमान में वृद्धि होगा, विश्व तापमान में यदि वृद्धि होगी तो जो
जो बड़े बड़े जो बर्फ के ग्लेशियर्स है, मतलब कि जो बर्फ के जो पहाड़ है वो क्या करेंगे, पिघलेंगे, और पिघल कर क्या करेंगे, जमीन पर आएंगे, मतलब कि समुद्रों में जाएंगे पिघल कर, और समुद्रों का उस स्तर क्या हो जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा। और यदि समुद्र का स्तर ऊंचा उठ जाएगा तो जो समुद्र के पास जो देश बसे हुए हैं, समुद्र के पास जो भी देश है वो क्या कर देंगे, पानी में डूब जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। तो इस प्रकार से भी जो विश्व, ये भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या खतरा है। आतंकवाद हो गया। अब देखो आतंकवाद क्या होता है। तो आतंकवाद जब क्या है कि एक देश है, अब एक देश से जो बहुत सारे 10 आतंकवादी है, और 10 आतंकवादी क्या है अलग अलग देश में क्या है फैल जाते हैं। तो इस जो, अब हमें पता नहीं कि भाई कौन कौन से देश में फैले हैं, तो ये क्या है अंतरराष्ट्रीय समस्या बन जाती है, विश्व लेवल की समस्या बन जाती है कि आतंकवादियों की समस्या भी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या होती है। एड्स हो गया। अब एड्स एक देश में होता नहीं है कि एक देश से बहुत सारे लोग हैं तो एक देश से दूसरे देश जाते रहते हैं, तो उनका जो संक्रमण है वो क्या होता है, फैलता रहता है। HIV वायरस हो गई जैसी स्थिति शामिल है। तो अब देखो आपका प्रश्न ये यहाँ खत्म हो गया कि पारंपरिक धारणाओं को स्पष्ट कीजिए, तो आपका ये सही उत्तर रहेगा। अब देखो कि अपारंपरिक खतरों से हम कैसे निपटेंगे, मतलब जो आतंकवाद हो गया, अंतरराष्ट्रीय समस्याएं, महामारियां, ऐसे फलाना ठिकाना जो भी है, तो उनसे निपटेंगे कैसे, मतलब कि उनका जो क्या है कि उनका वो कैसे करेंगे, मतलब इलाज कैसे करेंगे, मतलब कि उनका इलाज कैसे करेंगे। तो आपका जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अब देखो कोई भी महामारी आ जाती है, आतंकवाद हो जाता है, तो महामारी के समय जैसे कोरोना महामारी है, तो एक देश के पास इसका इलाज संभव नहीं था, तो क्या होता है कि एक देश का, तो बहुत सारे देश क्या है मिलकर क्या करेंगे, उसका सामना करेंगे, और वैज्ञानिक क्या है उस पर क्या है रिसर्च करेंगे, और रिसर्च के बाद जो भी जो परिणाम आएगा उसको जनता तक पहुंचाएंगे। और जैसे कि इसमें जो गाइडलाइंस, कोरोना के समय गाइडलाइंस भी लगाई गई थी, भाई मास्क पहनो, फलाना दिखाना, ये भी ये वो है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरा खतरे की स्थिति के अनुसार रणनीतियां बनाई जाए। अब जो जैसा खतरा है तो उसके अनुसार क्या है कि रणनीतियां, गाइडलाइंस बनाई जाए, भाई इस खतरे से बचने के ये उपाय हो सकते हैं। जैसे कोरोना के समय क्या है मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये क्या है संक्रमण है जो श्वास के द्वारा फैलता है। सामूहिक सुरक्षा नीति को अपनाएं। अब देखो सामूहिक सुरक्षा नीति को अपनाना भी क्या है, इसको निपटने के तरीके हो सकते हैं। अब देखो जैसे एक देश से ये नहीं हो रहा, तो देश क्या बहुत सारे देश मिलकर क्या है उस पर रिसर्च कर सकते हैं। एक ही काम को यदि 10-15 लोग करते हैं तो वो क्या होगा, जल्दी निपट जाता है। और यदि एक ही देश करेगा उसको तो क्या है बहुत समय तक निपटेगा। ठीक है, जैसे एक लकड़ी है, और एक लकड़ी से एक रोटी बन रही है, तो रोटी बनने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि उसको क्या अग्नि कम पहुंच रही है, मतलब कि तपत कम लग रही है, तो उसमें 10-15 लकड़ी एक साथ लगा दी। अब देखो ज्यादा भी लगा दोगे तो ज्यादा जल जाएगी, इसलिए उसमें सीमित लकड़ियां लगाई जानी चाहिए, इसमें समूह के अनुसार काम करना चाहिए। अगर ये प्रश्न आपका खत्म हो जाता है कि भाई पारंपरिक पारंपरिक धारणाओं को स्पष्ट कीजिए, तो आप मैंने ये सब कुछ बता दिया, तो आप ये प्रश्न याद कर लेते तो 4 नंबर का प्रश्न आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, निबंधात्मक प्रश्न आएगा, और यदि इसको याद करना है। हाँ, तो आपका छठा प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, कि भारत की सुरक्षा रणनीति के विभिन्न घटकों का उल्लेख कीजिए। यानी जो भारत की सुरक्षा है, यानी भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए कौन कौन सी नीतियों को अपना रखा है, कौन कौन से घटकों को अपना रखा है, यानी भारत अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करता है। तो सुरक्षा में कैसे किस प्रकार से करता है। अब देखो भारत अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करता है, तो 4 घटक है। कितने घटक हैं, 4 प्रमुख घटक माने गए हैं कि भारत अपनी जो 4 नीतियां हैं उनके द्वारा क्या करता है कि भारत अपनी सुरक्षा करता है। अब देखो पहला घटक क्या है कि सैन्य क्षमता को मजबूत करना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सैन्य क्षमता को मजबूत करना। तो भारत क्या है, भारत दक्षिण एशिया में चारों तरफ से परमाणु संपन्न देशों से घिरा हुआ है, यानी भारत क्या है चारों तरफ से, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान बहुत सारे देश हैं, तो उनके पास भी क्या है परमाणु हथियार है। तो भारत पर अतीत में सैन्य आक्रमण होते रहे, अतीत का मतलब जो पास्ट में, मतलब कि जो बीत चुका है, यानी पहले कुछ सालों पहले, अतीत इसका मतलब क्या होता है, अतीत होता है। तो इसलिए भारत ने भी सन 1974 व 1998 में क्या किया कि अपने आप को भी क्या है, अपने आप की सैन्य क्षमता को मजबूत किया और परमाणु संपन्न देश बना। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। कहां पर किया, आप ये कमेंट में बताना मेरे को। और सन 1998 में भारत ने क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। 1998 में कहा किया, में परमाणु परीक्षण किया करके अपने आपको परमाणु संपन्न देशों में शामिल कर लिया। और मई 1974 में किया था भारत ने पहला परमाणु परीक्षण। और भारत क्या है सैन्य क्षमता को अपनी मजबूत किया, यानी जो देश है उनके साथ भी क्या किया कि उनके बराबर आया सैन्य क्षमता को मजबूत करके। तो आपका ये पहला टॉपिक हो जाएगा, पहली रणनीति, मतलब कि भारत अपने जो सुरक्षा है किस प्रकार से करता है, ये पहली रणनीति हो जाएगी भारत की। अब दूसरा है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। अब देखो भारत ने विभिन्न प्रकार की नीतियां अपना रखी है, जैसे गुट निरपेक्षता की नीति, भारत किसी भी देश में शामिल नहीं है। निरस्त्रीकरण की नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन की नीति, यानी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में भी क्या करता है, सहयोग देता है। इनके अलावा भारत सन 1997 में पर्यावरण संरक्षण के लिए
यानी पर्यावरण की विकास के लिए क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। अब देखो क्योटो प्रोटोकॉल का गठन कब हुआ था, 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल का गठन हुआ था सन 1997 में। और भारत क्योटो प्रोटोकॉल का सदस्य कब बना, क्योटो प्रोटोकॉल में कब शामिल हुआ, तो भारत शामिल हुआ था सन 2002 में। तो ये मोस्ट है। तो इस प्रकार से भारत बहुत सारी जो संस्थाएं उनमें शामिल हो रखा है और उनमें क्या करता है, सहयोग भी करता है। तो इस प्रकार से भारत क्या है, भारत यदि भविष्य में कोई भी यदि खतरा आ जाता है भारत के ऊपर, तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, उसका सहयोग देगा। अब आपका भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश की आंतरिक सुरक्षा। यदि देश अंदर की तरफ से यदि सुरक्षित नहीं होगा तो बाहरी देश है वो क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे। यदि देश अंदर से क्या है, अंदर से देश में युद्ध हो रहा है, लड़ाई दंगे दंगे प्रसाद है, तो क्या है कि जो बाहरी देश है वो अपना दाव पेच चला देंगे और दाव पेच के द्वारा क्या कर देंगे, इस पे आक्रमण कर देंगे, मौके का फायदा उठा लेंगे। इसलिए देश की जो आंतरिक भाग में क्या हो रहा है उसकी सुरक्षा भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा व समस्याओं से निपटने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू कर रखी है। अब देखो भारत में क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हो रखी है, मतलब की मतलब यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कि जो जनता है वो खुद अपने क्या है, अपने नेता को चुनती है और अपने नेता को चुनकर उससे अपनी मांगों को पूरा करवाती है, जिसके सामने जनता अपनी मांग व अवसरों को पूरा कर सकती है। यानी देश जनता को क्या है, पूरी तरह से खुले अधिकार मिले हुए हैं। मतलब कि किसी प्रकार की जो समस्या है, जैसे कि जनता क्या है खुद अपने आप को नेता को चुनती है, जो ज्यादा उम्मीदवार होंगे, यदि ज्यादा समर्थक होंगे किसी नेता के, तो वो नेता क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो ये भी एक प्रमुख रणनीति है। अब तीसरा की गरीबी और असमानता को दूर करने का प्रयास। तो भारत क्या लगातार गरीबी और असमानता को दूर करने का लगातार प्रयास कर रहा है और भारत सरकार ने गरीबी को हटाने का निरंतर प्रयास किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जिससे असमानता ज्यादा ना हो, यानी भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना रखी है जिससे क्या है कि असमानता ज्यादा न फैले लोगों के बीच और गरीब भी अपनी आवाज उठा सके, गरीब भी अपनी क्या उठा सके, आवाज उठा सके और गरीब को पूरी तरह आजादी है समाज में रहने की, किसी भी कार्य में भाग लेने की, जिससे क्या है कि गरीब लोगों को ये नहीं लगे कि मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, ऐसे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि जो कि सुरक्षा की जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा कौन सा प्रश्न मोस्ट और कौन सा मोस्ट नहीं है। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सुरक्षा के प्रमुख खतरे कौन कौन से हैं, यानी कि सुरक्षा के जो प्रमुख खतरे हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं, मतलब कि जो भविष्य में आगे जाकर बढ़ेंगे, तो किस प्रकार से खतरे हो सकते हैं अपारंपरिक धारणा के अनुसार, जो प्रमुख खतरे कौन कौन से हैं तथा इसके उपायों की विवेचना कीजिए। अब देखो कौन कौन से मैंने आपको बताया था, महामारियों की फलाना ठिकाना आतंकवादी है ना, तो ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे। अब देखो कि कौन कौन से जो खतरे हैं जो प्रमुख माने जाते हैं, तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए। तो आपका पहला कारण है कि आतंकवाद, मतलब कि जो प्रमुख स्रोत है पारंपरिक धारणा के अनुसार जो प्रमुख खतरे के स्रोत है उसमें क्या आता है, आतंकवाद। तो जब कोई आतंकवादी संगठन एक से अधिक देशों में व्याप्त हो जाता है, यानी जब कोई आतंकवादी संगठन एक देश से अधिक देशों में व्याप्त हो जाता है, एक देश से निकल कर क्या है कि अलग अलग देशों में फैल जाते हैं जो आतंकवादी होते हैं, तो इसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद कहा जाता है, जो पूरे विश्व के लिए खतरा बन जाता है और विश्व में किसी भी देश में आतंकवादी हो सकते हैं। अब आपका अगला है कि मानवाधिकारों का हनन। तो ये भी क्या है, एक खतरा बना हुआ है, विश्व लेवल पर खतरा है कि जब अल्पसंख्यक लोगों को समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सरकार द्वारा उनके अधिकारों को छीना जाता है तो इसे मानवाधिकारों का हनन कहा जाता है। यानी किसी भी देश में यदि क्या होता है कि ये वैश्विक लेवल की समस्या है, तो जिससे क्या है फैलती है, मतलब एक देश में क्या हो रहा है, किसी भी समाज का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, मतलब उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं उनको, तो ये ऐसे ऐसे करके क्या फैलते हैं, ये फैलते रहते हैं। तो इस प्रकार से मानवाधिकारों का हनन भी एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय समस्या फैली हुई बनी हुई है। अब है वैश्विक निर्धनता। अब देखो गरीबी ये भी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है, तो मानवता की सुरक्षा के लिए क्या है, वैश्विक निर्धनता भी बड़ा खतरा है। वैश्विक यानी विश्व लेवल पर खतरा है, क्योंकि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो निर्धन देश क्या है, अधिक निर्धन होगा। अब देखो किसी भी देश में जो प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति की आय क्या है, 10 रुपए, सॉरी 10 रुपए नहीं, 100 रुपए मान लो, एक देश की प्रति व्यक्ति क्या है, 100 रुपए, और वहां पर जनसंख्या क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। यानी वहां पर एक आदमी के लिए क्या है, जो उसके पास जो भी रोजाना जो आय आती है वो क्या उसके लिए कम है, और वहां पर जनसंख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो वो देश क्या है लगातार गरीब होगा, लगातार क्या होगा, गरीब होगा, क्योंकि जनसंख्या तो तेजी से बढ़ रही है और उनके पास जो रोजाना की आय है वो क्या है, बहुत कम है। अगला वैश्विक तापवर्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ये भी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बनी हुई है, मतलब कि करेगा एक देश और भुगतेंगे पूरे देश, उसके आसपास के जितने भी देश हैं उनको पूरों को भुगतना पड़ेगा। अब देखो विश्व में तापमान बढ़ता जा रहा है जिससे बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या है, ग्लेशियर मतलब कि जो बर्फ के पहाड़ होते हैं वो क्या हो पिघलेंगे, तो उनमें ग्लेशियर के पहाड़ पिघल कर क्या है समुद्र में जाएंगे, और समुद्र में जाकर समुद्र का जो
इस तरह वो क्या हो जाएगा, ऊंचा उठ जाएगा। और ऊंचा उठने के कारण जो समुद्र के किनारे जो देश बसे हुए वो क्या हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। तो इस ये भी क्या है, एक वैश्विक समस्या बनी हुई है। जैसे मुंबई है, तो मुंबई में आपने कोई रील्स में देखा होगा कि मुंबई क्या है, आने वाले समय क्या है, पानी में डूब जाएगा। मतलब कि उसका जो जल का स्तर वो क्या हो रहा है, ऊंचा हो रहा है, लगातार ऊंचा हो रहा है प्रदूषण के कारण। अब एक अगली जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, मतलब पूरे विश्व के लिए समस्या बनी हुई, वो है प्रदूषण। तो वर्तमान में बढ़ते औद्योगिकरण, मतलब उद्योग धंधे जो होते हैं, आधुनिक तकनीक, गाड़ी मोटरसाइकिल फलाना ढिकाना, इनसे धुआं निकलती है खटाखट खटाखट खटाखट, और प्रदूषण के स्तर को बढ़ा दिया है। तो प्रदूषण क्या लगातार बढ़ने के कारण भी क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग वो हो रहा है, यानी वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अप्रवासी एवं शरणार्थी की समस्या। अब देखो अप्रवासी क्या होता है, पहले ये जानना पड़ेगा, फिर शरणार्थी क्या होता है ये भी जानना पड़ेगा। तो जब कोई व्यक्ति अपने देश को जो खुद छोड़कर स्वयं अपने मन से छोड़कर निकलता है, वो क्या कहलाता है, अप्रवासी कहलाता है। अब देखो, अब स्वयं जैसे कि ये देश है, इस देश से क्या है कि 10 लोग गए, 10 लोग जाकर क्या बस गए, दूसरे देश में जाकर बस गए। तो इस देश में तो क्या होता है, जनसंख्या की कमी हो जाएगी, जनसंख्या की कमी होगी, मतलब सही है, इस देश के लिए तो फायदा ही है। लेकिन जो जहां जाकर बसेंगे तो वहां जाकर जनसंख्या क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो ये भी क्या एक समस्या बनी हुई है। तो ये इस देश के लिए तो समस्या है, लेकिन इस देश के लिए क्या नहीं है, समस्या नहीं है। तो ये होता है अप्रवासी का महत्व। जैसे बाहर से बहुत सारे लोग अमेरिका गए, मुंबई लंदन चीन ऐसे। और देखो शरणार्थी क्या होते हैं, जो लोग अपनी जान बचाकर अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं, शरणार्थी कहलाते हैं। अब देखो शरणार्थी क्या होते हैं, इसको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ मैं। देखो, तो सन 1971 में क्या होता है, बांग्लादेश आजाद होता है, आजाद हो जाता है। लेकिन आजाद से पहले क्या होता है, 1970 में, तो 1970 में जो भारत सॉरी जो पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। और बांग्लादेश पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, और जो जो मेन पाकिस्तान था वो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था। तो बांग्लादेश जो जो पाकिस्तान ने क्या कर दिया, बांग्लादेश पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करके क्या किया, जो वहां की जनता थी वो डर के मारे क्या गई, भाग कर आ गई, कहाँ ही, भारत में, क्योंकि भारत इसके पास ही पड़ता था, क्योंकि भारत से लगा हुआ ही तो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से काफी जनता भाग कर आई, डर कर भाग के आ गई भारत में। और फिर भारत से क्या मांगी, उसने शरण मांगी, भारत से क्या मांगी, शरण मांगी। बस इतना ही पढ़ो, और बाकी मेरी और वीडियोस में उसमें जाकर देखना इस बांग्लादेश के बारे में। अब देखो शरणार्थी, हमने शरणार्थी पढ़ ली। अब है महामारी, महामारियां। जैसे जब किसी देश में बड़ी महामारी आ जाती है, तो उस बीमारी का प्रभाव परिणाम अन्य देशों को भी झेलना पड़ता है, अन्य देशों को भी झेलना पड़ता है। जैसे कोरोना जैसी महामारी आई, अब इसके बचने के उपाय क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देश मिलकर काम करें, बचने का, जनता के महत्वपूर्ण रणनीतियां पहुंचाए, आपसी मन मुटाव को त्यागकर सभी अपना विकास करने की सोचे। तो आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पारंपरिक धारणा के अनुसार जो वर्तमान में जो नए खतरे हैं, नए खतरे के स्रोत कौन कौन से हैं, सुरक्षा के प्रमुख खतरे कौन कौन से हैं। तो ये इस प्रकार से, आतंकवाद, ये फलाना दिखाना, वैश्विक निर्धनता हो गई, वैश्विक तापपूर्ति हो गई, प्रदूषण हो गया, शरणार्थी आप्रवासी शरणार्थी की समस्या हो गई। अब देखो आप्रवासी देख लिया हमने, शरणार्थी देख लिया, महामारियां देख लिया, और इनसे बचने के उपाय क्या क्या है। तो ये प्रश्न आपका निबंधात्मक प्रश्न बन सकता है, 4 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब देखो हम कुछ ऑब्जेक्टिव पर्सन देखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव पर्सन आएंगे नहीं, जो विकल्प वाले पर्सन है वो आपके आएंगे नहीं। आपके इस वजह से पर्सन आएंगे, रिक्त स्थान में प्रश्न पूछे जाएंगे, और रिक्त स्थान में प्रश्न पूछने की वजह से आपको क्या इन प्रश्नों को पढ़ना थोड़ा जरूरी है। क्या पता कोई सा भी परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्वों में शामिल है। अब आपको क्या है, गठबंधन, एक ऑप्शन देना है आपको, क्या करना है, गठबंधन लिखना है, तो गठबंधन कर सकते हो आप। तो परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो देखो परंपरागत सुरक्षा हमने गठबंधन भी पढ़ा, शक्ति संतुलन पढ़ा, और सामूहिक सुरक्षा पढ़ा। तो क्या है, सभी क्या है, ये प्रमुख तत्व है। विश्व सुरक्षा की धारणा का विकास कब हुआ, तो विश्व की सुरक्षा, लोगों ने क्या किया, विश्व की सुरक्षा के बारे में कब से सोचने लगे, तो ये सोचने लगे 1990 के दशक से। रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है, ये पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अब सुनो, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अब देखो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, और मानवाधिकार पर क्या है कि दिवस ये कब लागू हुआ, तो 10 दिसंबर 1948 में क्या हुआ था, इस पर हस्ताक्षर हुआ था, गठन हुआ था इसका, मतलब इसको लागू किया गया था। तो लेकिन जो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। जैविक हथियार संधि कब हुई, अब जैविक हथियार संधि हुई थी सन 1972 में, सन 1972 में मोस्ट पर्सन है जैविक हथियार संधि। रिक्त स्थान में पूछ सकता है आपसे पर्सन, रासायनिक हथियार संधि सन 1992 में हुई, मतलब कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। और इस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, कितने देश शामिल है इसमें, 181 देश शामिल है। पांचवा प्रश्न आपका, किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूरी तरह वर्जित किया गया,
परमाणु परीक्षण, व्यापक परमाणु परीक्षण को में पूरी तरह वर्जित किया गया। अवरोध का तर्क, अवरोध का अर्थ होता है, अवरोध का मतलब युद्ध की आशंका को रोकना। सही उत्तर है इसका। जैविक हथियार संधि में कितने देशों ने भाग लिया? जैविक हथियार संधि में अगर 4 ऑप्शन है इसमें, 155 देशों ने भाग लिया। और जैविक हथियार संधि कब हुई थी? 1972 में। और केमिकल वेपन्स कन्वेंशन संधि कब हुई थी? रासायनिक हथियार संधि कब हुई? ये हुई थी 1992 में। और 100 इसमें कितने देश शामिल है? 155। और जो रासायनिक हथियार संधि इसमें कितने देश शामिल है? 181। तो ये इसका मोस्ट उत्तर है। अगला प्रश्न आपका 8वां कि युद्ध की स्थिति में किसी सरकार के पास कौन कौन से विकल्प होते हैं? तो किसी देश के पास या फिर किसी सरकार के पास, देश या सरकार, ठीक है। तो पहला ऑप्शन होता है आत्मसमर्पण करना, यानी खुद को सरेंडर कर देना कि भाई मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता और तुम्हें जो करना है कर लो। या फिर दूसरे देश को डरा देना, दूसरे देश को इतना डरा देना बातों से ही कि वो क्या युद्ध ही ना करे। और तीसरा ऑप्शन है पराजित करना, या तो उसको पराजित करके युद्ध से मुक्ति पाओ या फिर उस देश के दूसरे को डरा दो ताकि वो खुद युद्ध करना करे। और तीसरा ऑप्शन है आत्मसमर्पण करना। ये सभी क्या है? इसके सही उत्तर है। अप्रवासी कौन होते हैं? अब देखो अप्रवासी क्या होते हैं, जो अपनी मर्जी से क्या होता है देश छोड़ देते हैं। तो जो अपनी मर्जी से देश छोड़ देते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं। सही उत्तर है इसका। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई थी सन 1972 में, सन 1972 में। और ये बाकी सभी ऑप्शन क्या है? गलत है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई थी? सन 1972 में। और जैविक हथियार संधि भी सन 1972 में हुई थी। 11वां प्रश्न, रासायनिक हथियार संधि में कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें रासायनिक हथियार संधि में 181 देशों ने भाग लिया। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। खतरे के नए स्रोत कौन कौन से हैं? अभी मैंने बताया था, आतंकवाद हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, निर्धनता हो गई, गरीबी, वैश्विक तापमान हो गया, आतंकवाद, ये सभी क्या है? इसके सही उत्तर है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए दिशा निर्देश बताए गए, यानी जो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए उपदेश बताए गए? तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल हस्ताक्षर कब हुए? क्योटो प्रोटोकॉल का गठन कब हुआ? तो ये गठन हुआ था सन 1997 में। आतंकवादियों ने अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया? यानी विश्व व्यापार संगठन पर कब हमला? 11 सितंबर 2001। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तो ये कब किया था? 1974 में, मई 1974 में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रिक्त स्थान में पूछ सकता है। वैसे आपके इसमें एक रिक्त स्थान आएगा और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक। फिर बता रहा हूं मैं। निरशस्त्रीकरण आयोग कब बना? निरशस्त्रीकरण आयोग बना सन 1952 में, याद कर लेना। भारत क्योटो प्रोटोकॉल में कब शामिल हुआ? तो भारत क्योटो प्रोटोकॉल में कब शामिल हुआ? सन 2002 में। और क्योटो प्रोटोकॉल का गठन कब हुआ था? सन 1997 में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे को कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।